नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हल्द्वानी के कटघरिया क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बसिंदर भगत और मेयर जोगेंद्र रौतेला ने गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। 200 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड गैस पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा। 2 साल के भीतर इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद लोगों को पाइपलाइन के द्वारा सीधे उनके घर में गैस की सप्लाई मिलेगी। बड़े महानगरों में ये योजना पहले ही शुरू की गई है, लेकिन नैनीताल जिले में अब तक ये योजना शुरू नहीं हो पाई थी, जिसकी आज शुरुआत की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश महोनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में बीजेपी के कई विधायक और एक कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि जल्द आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। हालांकि आप प्रदेश प्रभारी ने अभी किसी भी विधायक और मंत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वह आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बेसिकली ये कल एक मीडिया के सज्जन का ही सवाल था कि भाई कितने लोग जो हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में, तो उसी का जवाब देते हुए मैंने कहा कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं जो विधायक हैं, और साथ ही साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि अभी संपर्क में हैं। और ये वो संख्या है जो कि अभी तक लोग कंफर्म कर चुके हैं कि भाई हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस समय की बात हो रही है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अभी कहीं बाई इलेक्शन हो, तो इसलिए कुछ समय लग रहा है उसमें, लेकिन जब एक्चुअली ज्वाइनिंग का टाइम होगा तो मुझे लगता है कि इससे संख्या और बढ़ेगी जो आम आदमी पार्टी को लोग ज्वाइन करेंगे। अभी नाम उजागर करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी का विजन लोगों के समझ में आ रहा है और लोग जिस तरीके के साथ उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम सदस्यता अभियान कर रहे हैं तो बहुत लोग उससे प्रभावित हैं। जो दिल्ली का मॉडल है, जो काम का मॉडल है, उससे प्रभावित हैं और उसको देखते हुए भारी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में जो है वो राजनीतिक व्यक्तियों के पास भी मैसेजिंग होती है कि लोग जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर लोग फिर उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सही समय आने पे सब लोगों का नाम भी उजागर होगा। मैं तो मीडिया के बंधुओं को सबसे पहले ही इन्वाइट किया जाएगा जब जिन लोगों को ज्वाइनिंग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सही समय आने पे जितनी इस जो संख्या अभी जो हम बता रहे हैं वो कंफर्म्ड संख्या है, लेकिन आने वाले टाइम में संख्या और बढ़ सकती है। देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, हर तरफ महंगाई को लेकर राजनीतिक पार्टियां केंद्र और राज्य सरकार का विरोध कर रही हैं। दरअसल पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमत को लेकर राजधानी देहरादून में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे राजनीतिक दलों की मुख्य मांग यही है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कम किया जाए, नहीं तो राजनीतिक दल सड़कों पर उतरकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। गैस के बढ़ती कीमतों को लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने सीधी बात की है, आइए देखते हैं। पूरे देश में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर है। तमाम कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो या फिर और कोई अन्य दल हो, तमाम लोग सड़कों पर है। महंगाई का तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी शांतिपूर्वक विरोध जताया जा रहा है। यहाँ पर फूल बांटकर विरोध जताया जा रहा है और साथ ही एक क्रिकेट मैच यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे दर्शाया गया है कि कहीं ना कहीं जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो 100 के आसपास पहुँचने वाली है, शतक उनका पूरा होने वाला है। उसी को देखते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन, वो क्या सरकार तक क्या अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपका? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हाउस टैक्स देहरादून में बढ़ा दिया गया था, किस तरह देख करते हैं? इसमें तो मैं ये बोलता हूँ जैसे उत्तराखंड नवनिर्माण सेना के उसमें उपलक्ष्य में जो आज ये धरना प्रदर्शन के उसमें गए सरकार के आकान न खोलने के लिए, उसमें डबल इंजन की सरकार बोलते हुए भी इन्होंने विफल हो गया है। इनका डबल इंजन सरकार फेल हो गया है। इन्होंने महंगाई इस चरम में फैला दी गई है कि आम जनता गरीबी अवस्था में आ गई है। और उसमें ये सरकार को इनके उसमें जो खिलाफ इन्होंने जो महंगाई इस तरह बढ़ा दी गई है, तो आम जनता भूखमरी फैला रही है। जो इसमें सरकार ये कहती है कि हम विकास के उसमें, तो विकास में इसमें विनाश का काम कर रही है ये। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि उत्तराखंड में पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र में
जो हमारे लोग हैं उसमें गरीब तबके के लोग हैं उनमें ना इनके विकास करके ना आवाज से जो इसमें योजना बढ़ा रहे हैं, तो इसमें तो ये काफ़ी इसमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो इसमें सिलेंडर मेन मुद्दा जो है आज का जो है पेट्रोल डीजल है या फिर गैस है, जिस तरीके से गैस पे भी हाल ही में दाम बढ़े हैं, तो उसको लेकर क्या सरकार तक क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि सरकार उस जो है उसको वापस ले या फिर क्या कुछ करना चाहिए सरकार को? इसमें तो हम वापस लेने में, इसमें जो हमारे विरोध प्रदर्शन है इसे वापस लेने का, जैसे इसमें सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, और इसमें हम सरकार को जागरूक करना चाह रहे हैं कि सरकार होश में आए। जब होश में नहीं आए तो बड़ा आंदोलन करने की हम चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पे कहा है यदि सरकार ये बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और तमाम सरकार को जगाने का काम करेंगे। वहीं हमारे साथ एक और मौजूद हैं भाई, उनसे बात करेंगे किस तरह का वो विरोध जता रहे हैं। भाई साहब, जो विरोध आज आपका है तो किस तरह का विरोध आपका है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए सरकारों ने, और ये कहा गया था कि हमारी सरकार का निर्माण होगा तो हम महंगाई को काबू में करेंगे और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, चाहे केंद्र कह लें या राज्य सरकार को कह लें। इसके अलावा रसोई गैस के अंदर जिस तरीके से वृद्धि की गई, 1 अप्रैल से बिजली दरों के अंदर वृद्धि की जा रही है, हाउस टैक्स को सर्किल रेटों के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारी सरकार के पास अपने राजस्व को कमाने के कोई अन्य रिसोर्सेज नहीं है। उसका एक ही उद्देश्य है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जनता का शोषण करे, जनता से पैसे की उगाही करे और उसी से अपनी सारी की सारी व्यवस्थाओं का संचालन करे, जो कि किसी भी राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है या फिर यूकेडी है या और अन्य पार्टियां हैं, तमाम पुतले जला रही है, पदयात्रा निकाल रही है महंगाई को लेकर, लेकिन आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, आप फूल मालाओं से यहाँ पर कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं? आज जो भी यहाँ पेट्रोल पंप पर कस्टमर आ रहे हैं, हम लोग विरोध स्वरूप उनको पुष्प दे रहे हैं और उनका मुंह मीठा कराने का प्रयास है हम लोगों का, और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध प्रकट करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी इस जो कैंपेन से लोगों में अवेयरनेस होगी और आने वाले भविष्य में वो भी सरकार के समक्ष प्रश्न उठाने की कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। इस प्रदर्शन का मोटिव यही है कि जनता जागृत हो, जनता में जागरूकता आए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ को उठाना उनका पहला अधिकार है, और उसी के परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार राजनीतिक पार्टियां पुतले दहन कर प्रदर्शन करती है, लेकिन इन्होंने शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24 न्यूज़, देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा सोनिया गांधी के आह्वान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों व रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विशाल पदयात्रा मोहल्ला किले से शुरू होकर नगर निगम महेशपुरा में ढकिया गुलाबों तिराहे से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में होने के बावजूद भी महंगाई की चरम सीमा अपने उच्च स्तर पर है। उन्होंने तत्काल घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के मूल्य में हो रही वृद्धि और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। मुद्दा जो सिलेंडर के दाम है, जो रसोई गैस है, वो आज कांग्रेस के ज़माने से और आज भारतीय जनता पार्टी के समय में लगभग दुगने दाम उसके हो चुके हैं। तो आज महंगाई का स्तर चरम सीमा पर है और अर्थव्यवस्था इस देश के सबसे निचले स्तर पर है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। पूरा देश में त्राही त्राही मच रही है। महिलाएं, युवा और हमारे पुरुष और भारत का नागरिक प्रत्येक महंगाई के, और गरीब जनता आज महंगाई के लिए लेकर पूरी तरीके से परेशान है। तो हम पदयात्रा के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र सिलेंडर के दाम कम करें, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें और किसान विरोधी तीनों कृषि बिल जो काले कानून हैं उनको वापस करा जाए। महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस, मेन कांग्रेस सब मिलकर ये विरोध प्रकट कर रहे हैं अपना सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जिसने कि इस हद तक महंगाई बढ़ा दी है कि निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के सभी प्रभावित हुए हैं। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम इत्यादि बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टेड हुआ है, जिससे कि महंगाई स्तर पर प्रभावित हुई है। मैं चाहूँगी
कि सरकार अपने ये दाम नीचे करे ताकि आम जनता जो है चैन से रह सके, अपनी रोजी रोटी खा सके। पद यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि भाजपा के इस कार्यकाल में जब से इनकी सरकार बनी है तब से बेअताशा महंगाई बढ़ गई है। आप देख रहे हैं आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सुबह उठते ही टीवी पे ये देखेंगे कि डीजल के भाव बढ़ गए, गैस के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। जनता त्राही त्राही कर रही है और हम इस पदयात्रा को निकाल के जनता के सामने ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बार का भाजपा के कार्यकाल में सिवाय महंगाई के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। हल्द्वानी में भी कांग्रेस के लोगों ने पटेल चौक स्वराज आश्रम के बाहर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित देश ने कहा कि आज जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है उसका कांग्रेस पूरी तरह से विरोध कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। विराट कोहली ने 33 पारी हो गई, सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन हमारे देश की सरकार ने पेट्रोल की सेंचुरी डलवा दी है। तो इसके लिए उनको बधाई देते हैं कि आम जनमानस को कोरोना काल के पश्चात जो आर्थिक दंड इस सरकार ने दिया है, चाहे गैस की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, और इससे सारी जो हमारी आवश्यक वस्तुएं इन चीज़ों से जुड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हर जगह महंगाई का अंबार बढ़ चुका है। ये तोहफा केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने हम लोगों को दिया है और जनता इसका सही समय पे पूरा जवाब नहीं। स्मृति जी को तो विशेषतः अब सड़कों पे महिलाओं के लिए आना चाहिए, क्योंकि घर पे गैस चलाना, चूल्हे की मार जिसको कहते हैं, चूल्हे की मार इस सरकार ने दे दी। तो कैसे आम महिला अपना घर संभालेगी, कैसे चलाएगी, और कोरोना काल की इन विपरीत स्थितियों में कैसे आर्थिक दंड ये सरकार दे रही है, ये सोचनीय है। लक्सर क्षेत्र में खाद किल्लत का समाधान और गन्ना पर्चियों पर मूल्य अंकित कराए जाने की मांग को लेकर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष महाकार सिंह और लक्सर ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत सिंह की अगुवाई में किसानों ने लक्सर गन्ना समिति परिसर में प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि काफ़ी समय से खाद की किल्लत बनी हुई है और किसान परेशान हैं। किसानों की फसलें खाद के बिना बेकार हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन को इसकी कोई फिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए किसानों को एकजुट होकर पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। अक्सर क्षेत्र के किसानों की ओर से हमें जो अवगत कराया गया था रुड़की में, उन्होंने ये बताया था कि हमारी जो गन्ना समिति लक्सर है, इसमें एक तो किसानों को समय पर पर्ची नहीं मिल रही। नंबर 1 समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि चीनी मिल चले 3-4 माह हो गए और किसानों की जो है इंडेंट बहुत धीरे धीरे जारी हो रहा है। ये लास्ट में क्या करेंगे कि जब सत्र समापन होने की स्थिति में आ जाएगा तो किसानों का जितना भी बैकलॉग पर्ची में होता है 20, 30, 50, 100 पर्ची एकदम किसानों को दे देंगे। हमारी आज मांग है कि एक रेशो सब पर्ची किसानों की दी जाए, जिससे कि वो बैकलॉग भी ना हो और किसान समय पर अपना गन्ना घेर ले। तीसरी जो बड़ी समस्या लक्सर में है कि जनपद की सबसे बड़ी गन्ना समिति है, आज इसके पास खाद की बहुत बड़ी कमी है और इस गन्ना समिति लक्सर का 100% किसान गन्ना समिति लक्सर से ही खाद उठाता है। गन्ने की बुआई शुरू हो चुकी है। किसान जो है खाद लेने के लिए रोज चक्कर काट रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रहा। लक्सर में सब्जी मंडी को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। गोवर्धनपुर के क्षेत्र कुछ व्यापारियों ने लक्सर एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात कर बताया कि शासन द्वारा करोड़ों की लागत से गोवर्धनपुर में मंडी का निर्माण किया गया है और उन्हें प्रशासन ने गोवर्धनपुर में ही सब्जी की आड़त का कारोबार करने के निर्देश दिए थे और इसके बाद व्यापारी वहीं कारोबार कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कारोबारियों ने गोवर्धनपुर के बजाय लक्सर नगर में सब्जी आड़त का कारोबार शुरू कर दिया है, जिसके कारण गोवर्धनपुर मंडी को राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। इस पर एसडीएम ने कृषि मंडी सचिव व नायब तहसीलदार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
आज जो है ये गोवर्धनपुर मंडी है, वहाँ पर के कुछ सब्जी मंडी जो हमारे लाइसेंस धारक हैं उनने हमसे मुलाकात की और उन्होंने ये सूचना दी कि कुछ मंडी लाइसेंसी यहाँ लक्सर में भी जो है मंडी अलग से लगा रहे हैं, जिनकी संख्या उन्होंने 2 या 3 बताई है। और इसको हमने अभी मंडी सचिव जो यहाँ पर हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि वो तत्काल जो है नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ मिलकर के सुबह जो है इसको इन्फोर्स करेंगे। किसी तरीके से जब मंडी शासन द्वारा खोल दी गई है और उसी के अंतर्गत एक क्रियाकलाप किए जा सकते हैं लाइसेंसी द्वारा, तो लाइसेंसी वही करेगा। यदि बाहर करता है तो उनको नोटिस दीजिए और उसको किसी तरीके से प्रवर्तन में लाइए। ये जीता जागता उदाहरण है कि गोवर्धनपुर में जो मंडी ने अभी जन्म लिया था वो इस कानून के बाद ख़त्म हो गई, तो मंडी का जो वहीं पर स्थान सुरक्षित रखा जाए। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने अभी तत्काल में आदेश किए हैं कि मंडी यार्ड में ही मंडी भरेगी और जो भी इस प्रकार के लोग हैं उनको नोटिस जारी करके वहीं पर पहुँचाया जाएगा, नहीं तो लाइसेंस निरस्त होंगे। एक बार फिर उपनल कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर राज्य सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। उपनल कर्मचारी 22 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, जिसमें कि प्रदेश भर के 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि यदि उपनल कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को होंगी। उपनल कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि कर्मचारियों को उनका नियमितीकरण किया जाए, साथ ही एक समान वेतन भी मिलना जाए। साथ ही ये भी बताते हैं कि उपनल कर्मचारी का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आपके कहना एकदम ठीक है कि हमने बार बार हर सरकार से वार्ता की है, लेकिन दरअसल में ये थोड़ा मोड़ दूसरा आ चुका है। इस समय हमारे साथ परेशानी ये हो रही है कि हम लोग माननीय हाईकोर्ट से जीते हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन कहा जा रहा है। अगर मामला विचाराधीन कहा जा रहा है तो हमारे कर्मचारियों के पद भी निकाले जा रहे हैं, उनकी नियुक्तियां भी, उनको हटाया भी जा रहा है, उनकी जगह विज्ञप्ति भी निकाली जा रही है। तो ये तीनों चीजें कैसे हो रही है? सबसे बड़ी बात है समान कार्य समान वेतन देना, वो भी हमारे नैनीताल कोर्ट द्वारा हमें दिया गया है। अब हम सरकार से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज तक कोई भी संगठन या कोई भी कर्मचारी समान कार्य समान वेतन का केस नहीं आ रहा है, तो राज्य सरकार पर बोझ बनता जा रहा है। वो राज्य सरकार को एक दिन तो पैसा कर्मचारियों को देना ही है, तो वो कम से कम समान कार्य समान वेतन रिलीज करे। और ये जो कर्मचारियों की विज्ञप्ति निकाली जा रही है ये बिल्कुल ना करें। 23 तारीख को तो कार्य बहिष्कार में रहेंगे और धरना स्थल में ही हम कार्य बहिष्कार करेंगे एकता विहार में। और अगर ये तय नहीं हो पाया कि सरकार फिर भी वार्ता नहीं होती है तो ये हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, हमारी कोर कमेटी, हमारे घटक संघ तय करेंगे कि 23 तारीख के बाद हमें क्या करना है। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तो बाधित होगा ही होगा, लेकिन अभी हमारे जो इमरजेंसी हैं उनमें हमारे 2 दिन का लोग काम करेंगे। जो इमरजेंसी सेवाएं नहीं, केवल इमरजेंसी जो कार्य है, जैसे बिजली वालों का हो गया या स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्तर के इमरजेंसी कार्य हैं वो चलते रहेंगे। बाकी सारे कर्मचारी आंदोलन का प्रतिभाग करेंगे। उधम सिंह नगर के सितारगंज के वार्ड नंबर 8 के लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाली पर पड़े शिल्प ऊंचे नीचे होने की वजह से आए दिन हादसे पेश आते हैं। लोगों ने अपनी दिक्कतों को लेकर एक ज्ञापन सितारगंज उप जिलाधिकारी को सौंपा था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं और स्लिपें इतनी टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पर डाली हो गई है कि चाहे ये नाली में गिरने वाली है। हो सकता है कभी कोई रिक्शे वाला और कोई मोटरसाइकिल और कार वाला नाली में नहीं गिरते हैं इसके साथ ही। तो हम प्रशासन से फिर से निवेदन करते हैं, एक बार अवगत करा चुके हैं कि इसको तुरंत सही करा जाए ताकि कोई आने वाले टाइम पर कोई हादसा न हो। मंडी के लिए जाने का मुख्य रास्ता है और ये बाईपास को भी निकलता है और यहाँ पे दुनिया भर की गाड़ियाँ दिन भर चलती हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ लाके उनके बम्पर टूट जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, मगर प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारी नाली इसलिए बिल्कुल टूट गए हैं, इसको दुरुस्त करवाया जाए। और इसमें अक्सर टुक रिक्शे नाली में गिर के पलट जाते हैं।
आगामी कुंभ में भीख मांगने वाले भिखारी पूरे देश से हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आए दिन पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इनकी तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 4 लाख भिखारियों में 45,000 बच्चे हैं। हर की पौड़ी चौकी के सामने ही भिखारी रोजाना हजारों की भीख में और जेब काटने में अपना रोजगार समझते हैं। भिखारियों के इस बड़े टर्नओवर पर हरिद्वार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर की पौड़ी पर आए श्रद्धालु अमरदीप ने बताया कि यहाँ भिखारी का आतंक है और इनके अपने बच्चे नहीं लगते, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने बच्चों से इस तरह भीख नहीं मंगवा सकती है। हो ना हो ये बच्चे किसी गैंग का हिस्सा हो सकते हैं। इससे पहले भी हरिद्वार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ माना जाता है। और के कहने पर नहीं जाऊंगा, मैं अभी यहाँ खुद मौजूद हूँ और मैंने 2-3 महिलाओं को अभी खुद देखा है जिनकी गोद में नवजात बच्चे हैं, और पहनावे से भी जो नहीं लगता कि वो भिखारी होंगे या फिर किसी ऐसे परिवार से होंगे जिन्हें ऐसे भीख मांगने की ज़रूरत होगी। और अभी कुछ देर पहले एक महिला मेरे पास खुद आई, अच्छे खासे उनका पहनावा भी बिल्कुल सही था और वो बिल्कुल एक ठीक ठाक घर से लग रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप गंगा सभा के ऑफिस चले जाइए, वहाँ से आपको मदद हो जाएगी। तो वो वहाँ नहीं गई, वो मेरे से आगे बढ़कर किसी और के पास चली गई। हर की पौड़ी पर भिखारियों का तांडव आए दिन जारी रहता है। भीख ना देने पर भिखारियों द्वारा आए दिन जमकर उत्पात मचाया जा रहा है और पुलिस चौकी के सामने ही एक श्रद्धालु के साथ मारपीट और छीना झपटी भी की गई। हरिद्वार के व्यापारी संजय त्रिवाल की माने तो कुछ दिन पहले ही 2 भिखारियों ने पुलिस चौकी के बाहर एक श्रद्धालु के साथ मारपीट की थी। श्रद्धालु का कसूर सिर्फ इतना था कि भिखारी को देने के लिए उसके पास खुले पैसे नहीं थे। कोई भिखारी की तरफ ध्यान नहीं है। भिखारी मुफ्त नहीं करा जा रहा हरिद्वार को, हर की पौड़ी क्षेत्र को, सुभाष घाट को, गौ घाट को। बुरा हाल है भिखारियों का। ये तीर्थ जो आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसी छीना झपटी करते हैं। पहले भी कई बार वीडियो चल चुकी इस तरह की, पहले भी हम कई बार दिखा चुके, मगर कोई ध्यान नहीं किसी भी तरह का। सब अपनी मस्ती में मस्त है। गंगा सभा छोटे बच्चों को लेके भीख मांगने का एक धंधा परंपरा चल रही है। मेरे को तो लग रहा है कोई गैंग आया हुआ है और कोई पीछे इसकी मोटरिंग कर रहा है। एक तरह से वहीं वो रुमाल सूंघ रहे हैं, नशा कर रहे हैं और वहीं लूटमारी कर रहे हैं। शहर में जहां देखो वहां एक चीज बड़ी कॉमन और चर्चित नजर आती है, वो है धर्म नगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों के बाहर भिखारियों की अच्छी खासी तादाद। मंगलवार का दिन हो तो हनुमान मंदिर, गुरुवार का हो तो साईं मंदिर और शनिवार को शनि मंदिर के आसपास भीख मांगने वालों से मुलाकात हो ही जाती है। देखिए, भिक्षावृत्ति पे पूर्ण रोक लगनी चाहिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं घाटों पर बाहर से भी भिखारी इतनी संख्या में आ चुके हैं और छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। बच्चों की शक्ल दिखा के, अंग भंग दिखा के अपना जिस प्रकार यात्रियों से एक छीना झपटी करके भिक्षावृत्ति की आदत पड़ गई है और अपार दौलत कमा रहे हैं। भिखारी लोग, पैसा इनका ब्याजों पे चल रहा है, बड़े संपन्न हो चुके हैं। इन्होंने एक धंधा बना लिया। तो पुलिस को तत्काल इस पर भिक्षावृत्ति पे तो रोक लगानी चाहिए। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 को बच्चों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसके लिए पिछले 7 जनवरी को एक बैठक में बच्चों को कुंभ मेले के दौरान भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी और बच्चों के साथ अन्य दूसरे बाल शोषण होने से कैसे रोका जा सके। इसके साथ ही NCPCR की गाइडलाइंस को मेले के दौरान कैसे जमीनी सतह पर क्रियान्वित किया जा सके, इसके बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनागो हरिद्वार पहुंचे। जिला प्रशासन के साथ मिलकर, मेला अथॉरिटी के साथ मिलकर आज ये तय किया गया कि NCPCR की जो चाइल्ड फ्रेंडली मेला आयोजित करने की गाइडलाइन है, जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस को, जो सड़क पे या भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जाए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इस पूरे के पूरे मेला के आयोजन को चाइल्ड फ्रेंडली ढंग से आयोजित किया जाएगा। और हरिद्वार के SSP सेंथिल अबुदेई का कहना है कि हरिद्वार में लगभग
300 बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली मेला के अंतर्गत कुंभ में बच्चों पर हो रहे अत्याचारों पर निगाह रखी जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से देहरादून में बच्चों के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई और जल्द ही इसका उपयोग हरिद्वार में भी देखने को मिलेगा। भिक्षा नहीं शिक्षा करके हमारा जो पुलिस महानिदेशक महोदय का मार्गदर्शन में जो एक कार्यक्रम किया, इसमें जनपद हरिद्वार में लगभग 300 के ऊपर बच्चे का जो है हमने भिक्षा से हटाकर जो है शिक्षा का ओर लेके गए थे। अभी भी उस कार्यक्रम को हम करा रहे हैं। और दूसरा एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी यहाँ रखा है, उसका जो पहले जो आदर्श थाना है, थाना डालन वाला जनपद देहरादून में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, उस आधार पर हमने जनपद हरिद्वार में भी करेंगे। और चाइल्ड फ्रेंडली मेला का ओर से जो है मेला का दौरान चाइल्ड बेगर्स, चाइल्ड लेबरर्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इसका अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करके हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।